नूतन भाभी जी नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। भैया शुरू कर सकते हैं अभी। हाँ, शुरू कर देना। म्यूजिक भी चल रही है। सभी को नमस्ते। एक बार फिर हम मिले हैं जीवन विद्या के पठन के लिए। लास्ट संडे 11 पेज तक हम पढ़े थे और उसमें से जो भी और भी कोई कुछ जिज्ञासाएं थी जिसको हम लोगों ने मैसेज में भी कर लिया था, और बाकी और भी यदि कुछ बची होंगी तो लास्ट में हम जब फिर प्रश्न उत्तर का राउंड रखते हैं तब हम कर लेंगे। तो आज फिर हमारे साथ पीआर भैया जी हैं, सुरेंद्र भैया जी हैं। तो शुरू करते हैं, अपन रीडिंग शुरू करें। सुरेंद्र भैया जी, पीआर भैया जी। हाँ हाँ, शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो मैं रीडिंग करती हूँ भैया, आप समझाना, और फिर सुरेंद्र भैया जी आपको भी यदि उसमें कुछ जोड़ना हो तो जोड़ते जाना। ऐसा ऐसा रखें। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो 11 पेज में आज तक के बीते इतिहास में मानव कुछ भी अप्रत्याशित घटना घटित किया है, वो सारी घटनाएं नासमझी से ही घटित हुई हैं। अभी धरती को जितना घायल करने की बात हुई, धरती का पेट फाड़ा गया, धरती को बुखार उत्पन्न किया, धरती की सतह पर अनेक प्रकार की विकृतियां तैयार की, उसके फलस्वरूप नदी नाला ये सब बर्बाद हो गए, हवा पानी को बर्बाद कर दिए, और इससे जो आदमी त्रस्त हो रहे हैं ये हम आप सबको विदित ही है। जब तक धरती कष्टग्रस्त रहेगी तब तक धरती में रहने वाले समस्त वनस्पति, समस्त जीव और मानव सभी कष्टग्रस्त होंगे ही। धरती को घायल करके आदमी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसकी परिकल्पना कितने अच्छे सोच किए होंगे, आप ही सोच लीजिएगा। अब इसके आगे की शुभ बात यह निकलती है कि यदि हम धरती को तंग करना बंद कर देते हैं तो आश्वस्त होने का मुद्दा है कि इस धरती की सतह में जो संपदाएं हैं वे अपने आप में इस धरती के आदमियों के जीने के लिए पूरी पड़ती हैं। गलती, अपराध, द्रोह, विद्रोह ये सब चीज मानव की नासमझी का दोष है, ये समझदारी की उपज नहीं है। इसकी गवाही यही है, मानव असंतुलित, धरती असंतुलित, नदी नाला पहाड़ जंगल सब असंतुलित है। हम मानव विज्ञान युग में यह सब अपराध कर चुके हैं, उसके बाद भी डिंग हाँकने में बाज नहीं आए और सोचते हैं हम विज्ञान से ही अच्छा ठोस पाएंगे, जबकि धरती से ये मानव जाति कूच होने की जगह पर आ गई है। इस पर ध्यान देने की बात है। जब भी इस समस्या से बचना चाहेंगे आदमी को समझदार होना ही होगा, दूसरा कोई ठौर नहीं है। नासमझी से अपराधों का रोकथाम होता नहीं, चाहे राष्ट्रीय संविधान विधि से ही हो, अपराध तो अपराध ही है। इसको ले लें कि पूरा पढ़ लें पेज? हाँ हाँ, पढ़ लेते हैं पूरा। अभी धरती की छाती पर जितने भी राष्ट्र में मानव निवास करते हैं सभी राष्ट्रों का अपना एक संविधान रहता है। सभी राष्ट्रों के संविधान में 3 मुख्य मुद्दे हैं और एक वचन है, महावाक्य है, वो है शक्ति केंद्रित शासन। शक्ति केंद्रित शासन की जो व्याख्या है उसमें गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना, यही 3 कर्म है। इन तीनों कर्मों से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपराध से मुक्ति पा गए।
ये तीनों चीजें अपने आप में हर दिन, हर माह, हर वर्ष, हर शताब्दी और मजबूत होती जाती है। युद्ध की मजबूती, अपराधों की विपुलता, गलतियों की कतार, यही इतिहास में भरी हुई है, पन्ने रंगे हुए हैं। ये गवाही है। अगर हम इनका समाधान खोजते हैं तो इसके मूल में पाते हैं इन सभी परिस्थितियों को बनाने वाला केवल आदमी ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्म संविधान। संपूर्ण धरती के जितने भी धर्म संविधान हैं, उसमें यह माना गया है कि आदमी जो मूलतः पापी, अज्ञानी, स्वार्थी होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न होती है। तो पापी को तारने के लिए, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, स्वार्थी को परमार्थी बनाने के लिए सभी धर्म संविधान अपने अपने ढंग की युक्तियां, चरित्र, कर्तव्य, दायित्व और कर्मकांड आदि कुछ भी बनाए हैं। यह भी एक बहुत स्पष्ट घटना है। इनका परिणाम क्या हुआ? अभी तक कोई अज्ञानी ज्ञानी हो गया, ऐसा मानव जाति ने पहचाना नहीं। स्वार्थी परमार्थी हो गया, ये भी प्रमाण मिला नहीं। पापी पाप से मुक्त हो गया, यह भी प्रमाण नहीं मिला। जी इस पूरे पेज में बाबा जी ने बताया है कि धरती को जितना भी घायल किया है वो आदमी ने ही किया है और किसी चीज ने नहीं किया। धरती को बुखार उत्पन्न हो गया, धरती पे अनेक तरह की विकृतियां पैदा हो गई, हवा पानी को बर्बाद कर दिया और ये सब करते हुए आदमी ये नहीं सोचा कि इतना सब करने के बाद हम धरती पे कैसे रहेंगे। मतलब बाबा लिखे हैं इसकी परिकल्पना कितने अच्छे लोग सोच किए होंगे। आप ही सोच लो कि धरती को घायल करें और आदमी स्वस्थ रहे, पर इसके बाद भी एक शुभ की एक वो है ही है, उम्मीद है ही है कि अगर धरती को हम तंग करना बंद कर दें तो धरती की सतह पे जो संपदाएं हैं उससे धरती के आदमियों के जीने के लिए पूरी व्यवस्था है। और ये धरती को तंग करना बंद कर देंगे तो धरती स्वयं स्वस्थ होने लगेगी। उससे आगे गलती, अपराध, द्रोह, विद्रोह, ये सब चीजें मानव की नासमझी का दोष है। कुल मिला के मानव की नासमझी के कारण धरती को तंग किया, आदमी को आपस में तंग किया, है ना। उसके बाद हमें बोलते हैं कि विज्ञान से हम कुछ अच्छा कर लेंगे। तो ये सब ध्यान देने की बात है कि आदमी को इन सब चीजों से हम कुछ भी नहीं कर पाए, विज्ञान से, धर्म से। तो आदमी को कुल मिला के समझदार होना पड़ेगा। समझदार होंगे तो धरती भी बच पाएगी और आदमी भी धरती पे बच पाएगा। आगे लिखे हैं कि धरती की जितने भी राष्ट्र हैं धरती पे, सबका एक संविधान है जिसके मुख्य जो बिंदु हैं वो 3 हैं। अपराध को अपराध से रोकना, गलती को गलती से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना। तो बाबा जी बोलते हैं कि अपराध को रोकने के लिए उससे बड़ा अपराध करना पड़ता है, गलती को रोकने के लिए उससे बड़ी गलती करनी पड़ती है, युद्ध को रोकने के लिए बड़ा युद्ध करना पड़ता है। तो ये तीनों से न तो अपराध रुकता है, न गलती रुकती है, न युद्ध रुकता है। ऐसा आज तक दिखाई नहीं दिया। परंपरा में, इतिहास में कहीं भी पता नहीं चलता कि अपराध, गलती और युद्ध रुक गए। ये और धीरे धीरे और बड़े होते जाते हैं। दूसरा जो है महत्वपूर्ण कारण जो धरती बर्बाद होने का या आदमी के आपस में जो द्रोह विद्रोह का है, वो धर्म संविधान। जितने धर्म संविधान हैं वे सब आपस में एक दूसरे के प्रति सहिष्णु नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ है। एक धर्म संविधान दूसरे धर्म संविधान के खिलाफ है, इसलिए इससे भी आदमी जाति पीड़ित हुई है और उसका कोई भला हुआ हो, मानव जाति का कोई अच्छा हुआ हो धर्म संविधान से, इसका प्रमाण नहीं मिला। और पापी पाप से मुक्त हो गया हो, स्वार्थी परमार्थी हो गया हो, ज्ञानी अज्ञानी हो गया हो, इसकी कोई परंपरा नहीं हुई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र भैया जी, आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? नहीं दीदी, बढ़िया है, बिल्कुल। बिहार भैया ने बहुत बढ़िया से
बता दिया है। अच्छा सर जी भैया जी। ठीक। मैं आपको इसके पहले कुछ बताया था। समाधि पर्यंत तक साधना है। साधना काल में मानव में वैचारिक रूप में समाधानित होना बना ही नहीं रहता, मन उद्वेलित रहता ही है, क्योंकि मानव समस्या से पीड़ित होकर ही तो समाधि की ओर दौड़ता है। समाधि तक प्रयत्न करते हुए ही आदमी की ऊंचाई दिखाई पड़ती है। साधना काल में मानव को तमाम प्रकार की उटपटांग बात आती है। समाधि के बाद उनका शमन होता है। विकल्प विधि से अध्ययन पारंगत प्रमाण विधि है। समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं, कुछ रखने की इच्छा होती ही नहीं। ये भी बात देखी गई है। तो हमको कैसे इच्छा हुई ये सब तैयार करने के लिए? मैं आपको पहले ही विनय कर चुका हूं कि मैं मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए तो समाधि किया नहीं था। मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समाधि के लिए प्रवृत्त हुआ था। समाधि में प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं तो मुझे समाधि हुई या नहीं, इस बात को जांचना शुरू किया। इसी जांच में ये सब चीजें समझ में आ गई। मानव के पुण्यवश, मानव के भविष्यवश, मानव के सर्वशुभवश, सर्व कल्याणवश ये बात निकल के आ गई। ये किताबों से नहीं निकला है, ये सच्चाई है। बुजुर्गों ने हमको इतना ही मार्गदर्शन किया था कि समाधि से ही उत्तर मिलेगा। समाधि मुझको हुआ या नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए हमने संयम किया और उसी के बलबूते ये बातें निकल आई। मानव की समझदारी तरंगवत है। पहले जंगल युग में, शिला युग में और धातु युग में जैसा मानव जिया, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। जैसे ही राजयुग आया तो काफी लोगों ने राहत पाया। राजा जान माल की रक्षा करेगा, जबकि वो चीज अभी तक हुआ नहीं। जान माल की रक्षा हुई नहीं है, अमन चैन तो बहुत दूर है। जी इस पैरा इस पैराग्राफ में बाबा जी बता रहे हैं उनने किस तरह से साधना की, समाधि की, समाधि के बाद प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो संयम किया। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। बाबा ने इसमें एक खास चीजें बताई है कि जब तक समाधि नहीं हो जाती तब तक मन में उटपटांग विचार नहीं आए, ऐसा नहीं होता है ना। कई जगह बताया है कि आदमी जो साधना करता है उसको उटपटांग विचार आते तो हैं पर उसको अच्छे नहीं लगते, हो उससे मुक्ति पाना चाहता है तो उससे मुक्ति समाधि में ही होती है। पर बाबा जी ने समाधि विधि से, संयम विधि से ज्ञान प्राप्त किया, किंतु हम लोगों के लिए उनने विकल्प विधि से अध्ययन विधि को की, अध्ययन विधि का शोध करके प्रस्तुत किया। क्योंकि बाबा जी ने लिखा है समाधि के बाद मानव को कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, कुछ रखने की इच्छा नहीं होती। तो ये जब सारी बातें रहती हैं तो समाधि अगर एक मान भी लें कि हम सब लोग समाधि प्राप्त करेंगे तो समाधि के बाद व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि आदमी को कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती तो धरती पे व्यवस्था कैसे होगी। इसलिए समाधि जो है सबके लिए रास्ता ही नहीं है। और बाबा जी ने बोला है कि मैं समाधि के बाद भी मेरे को ये प्रश्नों की जानने की इच्छा क्यों हुई, क्योंकि मैंने समाधि मुक्ति के लिए नहीं किया था, स्वर्ग के लिए नहीं किया था, मैंने अपने प्रश्नों को जानने के लिए समाधि की थी। इसलिए समाधि के बाद भी मेरे को मेरे प्रश्न जानने की इच्छा मेरी बनी रही। इसी क्रम में मैंने संयम किया और संयम से फिर मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद उत्पन्न हुआ और इसी से हमको मानव जाति को, मानव के पुण्यवश, मानव जाति के सर्वशुभवश, सर्व कल्याणवश ये जो प्राप्त हुआ है, इसी से मानव जाति का कल्याण होगा, इसी से मानव जाति समझदारी की परंपरा बनेगी, ऐसा उनने कहा है। ठीक है जी बहुत सुंदर। मतलब समाधि के लिए कई बार जो मैसेज भी आ रहे थे कि भाई, तो यहाँ ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि समाधि के बाद कुछ करने की ही इच्छा नहीं होती तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी।
हर कोई अपने आप में ही वो हो जाएगा, तो एक जो धरती के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो सब नहीं पूरी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र पाल भैया जी। जी जी जी, मेरे ख्याल से कंटिन्यू करें, अगर कहीं मुझे जरूरत होगी तो मैं, है ना, आप बता। जी इंटरव्यू जी कर दूंगा, है ना। बढ़िया जी चल रहा है, आप ठीक। और बीआर भी जारी रखें। जी जी भैया, जी बहुत बढ़िया। हर परिवार, हर समुदाय जान माल की रक्षा और अमन चैन के लिए चिंतित रहता ही है। इसी तरह आदर्शवादी सीढ़ी लगी है, उससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली और कुछ काल के बाद वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः जब अपर्याप्त हुआ तो स्वाभाविक था पुनः विचार किया। विचार के रूप में विज्ञानवाद आया। इसमें तर्क सम्मत रूपी खूबी के कारण लोगों को यह स्वीकृत हुआ। पहले उपदेशवाद में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदर्शवाद में करो ना करो वाली बात में न मानने वाले लोगों को पापी करार देते रहे। जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। ये सब इतिहास में लिखा है। तर्क संगत और तर्क के लिए आमंत्रण होने के कारण मानव ने विज्ञानवाद को स्वीकार किया। एक इसको ले लेते हैं भैया, इस पैराग्राफ। ठीक है। ये मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो अपनी जान माल की रक्षा और अमन चैन के लिए प्रयत्न करता ही है, चिंतित रहता ही है। इसी क्रम में लोग आदर्शवाद की ओर गए, है ना। आदर्शवाद से कुछ राहत भी मिली, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुई। उसके बाद विचारों के रूप में विज्ञानवाद आया, विज्ञान युग आया। तो विज्ञान, आदर्शवाद में और उपदेशवाद में तर्क की कोई जगह नहीं थी, कोई तर्क नहीं कर सकता था, और तर्क करने को पापी और अधर्मी बोला जाता था। और उसको कई जगह इतिहास में है कि उनको सजा भी दी गई है जिनने तर्क किया है। तो विज्ञान युग आने से लोग जो है आदर्शवाद की जगह विज्ञान युग में ज्यादा प्रवृत्त हुए, ज्यादा लोग उधर झुके, क्योंकि विज्ञान में तर्क को आमंत्रित किया गया और तर्क पूछने पे या प्रश्न पूछने पे उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उसने प्रश्नों के उत्तर भी देने की कोशिश की विज्ञानवाद ने। ये इस पैराग्राफ में लिखा है। बढ़िया। दूसरा स्वर्ग की जो कल्पना थी, जिस सुख की कामना थी, वो विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं में लोगों को मिलने लगा। उसको भी खूब चख लिया आदमी ने। इसमें भी विज्ञान की उपलब्धियां मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुई। पुनः झंझट में फंसने लगा मानव। इस तरह मानव झूलता ही रहा भक्ति, विरक्ति और संग्रह सुविधा के बीच। संग्रह सुविधा से जब आदमी त्रस्त हो जाता है तब भक्ति विरक्ति की ओर दौड़ता है, और जब भक्ति विरक्ति से पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ता है। और दोनों सुनने में अच्छा लगता है, किंतु अच्छा लगना और अच्छा होने में कितनी दूरी है। हर व्यक्ति सोच सकता है, अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है। जैसे ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है, परंतु इससे अच्छा ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। ठंडा पानी पीने से कोई रोगी हो सकता है, किसी को खांसी हो सकती है। अतः ठंडा पानी अच्छा लगना या ठंडा पानी अच्छा न लगना दोनों सार्वभौम नहीं हो सकते। यह शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल पक्ष है। पहले जो आदर्शवाद में स्वर्ग की जो कल्पना बताई गई थी कि स्वर्ग जाएंगे तो ये सारे सुख मिलेंगे, उसमें से बहुत सारे सुख या बहुत सारी परिस्थितियां विज्ञान ने क्रिएट कर दी, विज्ञान ने पैदा कर दी। आदमी उसको भी भोग लिया, उससे भी आदमी को तृप्ति नहीं हुई। कुल मिला के हुआ आदर्शवाद के उपदेश से आदमी को तृप्ति नहीं हुई, मतलब आदमी को उससे राहत नहीं मिली। और विज्ञानवाद के जो वो है भोग, उससे भी आदमी को तृप्ति नहीं मिली। तो आदमी इन दोनों के बीच में झूलता ही रहता है। अभी भी देखिएगा, बहुत से लोग थोड़ी दिन के लिए भक्ति विरक्ति की ओर जाएंगे, उसके बाद फिर इसके क्या बोलते हैं भोग की तरफ जाएंगे। मतलब ऐसा झूलता रहता है, ऐसा बाबा जी बोले हैं, और ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता भी है। और दोनों सुनने और अच्छे में बोलने में अच्छा लगता है, किंतु उससे अच्छा होने का कोई प्रमाण या परंपरा बनी नहीं। अच्छा होना मतलब
उसकी परंपरा होगी, प्रमाण होगा और सबको अच्छा लगेगा, तभी वो अच्छा माना जाएगा। मेरे को अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, मतलब वो अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है। यही चीज बाबा जी ठंडे पानी के उदाहरण से बताए हैं कि ठंडा पानी सबको अच्छा लगेगा और सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। किसी को उससे बीमारी हो सकती है और किसी को अच्छा भी हो सकता है। हाँ नीता। ठीक बात है भैया। मतलब ये अपन, मतलब मैं भी अगर अपने आप को देखती हूँ, जब जीवन विद्या नहीं मिली थी तो और भी बहुत सारी विधियां थी, और कुछ अपना ये जो संग्रह सुविधा, मतलब जो भोग विलास की वस्तुएं, तो समस्या का समाधान नहीं था विचारों में। तो कभी अपन ऐसे मस्त रहते थे, और जैसे कोई समस्या आती खुद में या परिवार में, तो तुरंत लगता कि सब छोड़ दो और किसी चीज में लग जाओ, ध्यान में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। तो ये अपने आप में भी अपन जांच चुके हैं कि हमारे पास दो ही रास्ते होते थे। या तो सब अनुकूल चल रहा है तो मौज मस्ती में रहो, बस कुछ सोचना नहीं है, और यदि परेशानी आती है तो हम तुरंत फिर उस रुख को अपना लेते हैं कि पूजा पाठ में लग जाओ, जप करने लग जाओ, क्योंकि मन को शांत करने के यही तरीके पता थे। तो अपन भी उससे निकल के आए ही हैं। जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, कोई समस्या है तो उसका समाधान निश्चित है। तो अब उस पर अ, ये दर्शन के प्रकाश में कुछ सोच पाते हैं और जिम्मेदारी वहन कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। विज्ञानवाद के कारण हम एक अस्थिरता, अनिश्चयता की ओर चले जा रहे हैं, और विज्ञानियों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, ये सब सुना हुआ है। जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यायित करता है, वह स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है। आजकल मानव की यांत्रिक कार्य विधि को समझना एक बड़ा मुद्दा बना है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी, ऐसा सोचते हैं, जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं। विज्ञान ने यांत्रिकता को ही सटीक माना है। इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की है। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। दोनों वादों में दूरियां बरकरार है। इस तरह एक के बाद एक समस्या में मानव जकड़ता गया। समस्या के साथ ही शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर हमारी इस ढंग से स्थिति बनी है। अभी जो मैं मानव कुल के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ, वह मानव जाति का ही पुण्य है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं मूल्यांकन करता हूँ। वह इतने बड़े फल जितना हम पा गए के योग्य नहीं है। जैसे अमरूद के पेड़ में 1 टन का फल लग जाए तो पेड़ टूट जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। उसी भांति हमारे साथ ऐसी ही घटना घट गई। हमारे परिश्रम से अधिक यह बात है। इस परिश्रम को कौन दोहराता है, यह बात इसमें मुख्य है। मानव में परिश्रम से अधिक फल को कौन दोहराता है, उसे हमने सटीकता से देखा है। जीवन दोहराता है। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है। कैसे? जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। आपको भी अध्ययन कराते हैं। आपकी जिज्ञासा हुई तो आप भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपको समझने की जरूरत है, इसलिए आप समझेंगे ही। यह बात समझ में आती है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है, वह शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। मैंने जीवन को देखा है, मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा है। अभी तक मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे। विज्ञान जहां भी अस्तित्व बोध कराने गया, हर जगह अस्थिरता, अनिश्चयता को दिखाता रहा और लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के लिए संघर्ष करने के लिए विचार देता रहा। हम मानव इसे स्वीकारते रहे। स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरे, वह हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना।
इसका गवाही यही है कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु का आधार नहीं हो पाया। इस तरह से हम अंतर विरोधी होकर भी जीते रहे। अभी आपके सम्मुख जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, इसको समझना ही है। मैं ऐसा जांचता हूँ अपने में, मैं जैसे जांचता हूँ अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना ही है। और जांच कर जब आप जीते हैं तभी तृप्त होंगे। तब दूसरों को समझाने के लिए अपने को अर्पित करना होता ही है। जब हम दूसरों को समझा पाए तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है। यह एक कसौटी है समझदार होने का। मुझको जो अनुभव हुआ वह यह है कि समझदारी में हम सह अस्तित्व को देखा है। सह अस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। इसको ले लेते हैं। इसको ले लें कि पैराग्राफ हाँ। पूरा? ठीक है ना, ले लेते हैं। जी जी। है ना। इस पूरे पैराग्राफ में बाबा जी ने विज्ञानवाद और आदर्शवाद को थोड़ा सा बताया है कि विज्ञानवाद आदमी को यंत्र की तरह व्याख्या करने की कोशिश किया, उसमें वह सफल नहीं हुआ। विज्ञान ने बोलता है आदमी एक यंत्र है और आदमी की जो गति, उसकी विचारों की गति, कार्य में गति में यांत्रिक विधि से बढ़ोतरी की जा सकती है, इसमें वो सफल नहीं हुआ। दूसरा, आदर्शवादियों ने आदमी को कहा कि संवेदनशीलता आदमी के लिए समस्या है, इसलिए संवेदनशीलता को नकारा उसने, कि संवेदनशीलता के कारण आदमी सारी गलतियां करता है। इस तरह से आदमी, इन दोनों विधि से आदमी को कोई समाधान नहीं मिला और समस्या में ही जकड़ा रहा। अब बाबा जी बोल रहे हैं कि अब जो मैं प्रस्ताव रख रहा हूं आपके सामने, जो मेरे को मानव जाति के पुण्य के कारण मिला, उसमें उनका कहना है कि मैं इतने बड़े फल के योग्य मैंने परिश्रम नहीं किया था जितना बड़ा फल मेरे को मिला। मतलब जो सहअस्तित्ववाद है, मध्यस्थ दर्शन है, वो इतना बड़ा फल है जिसके लिए मेरा प्रयास छोटा था, किंतु फल मेरे को बड़ा मिल गया। उससे आगे बोलते हैं कि जो 15वें पेज पे जो तीसरी चौथी लाइन है, इस परिश्रम को कौन दोहराता है? एक्चुअली दोहराता है, ऐसा लगता है। दोहराता माने कैरी करता है ना। इस परिश्रम को कौन कैरी कर पाता है? इसमें मुख्य बात है कि जीवन ही जो है इतने बड़े फल को लेकर चलने में समर्थ हो पाता है, शरीर नहीं चल पाता। तो ये दोहराता होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जीवन है ना सुरेंद्र भैया? हाँ भैया, हम लोगों ने जब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक बात है। ये ढुआरता है जो वहन करता है, हाँ, वहन क्योंकि करता है, यहाँ करता है। पे हाँ। नागराज जी जीवन के कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहे हैं। तो परिश्रम से ज्यादा जो फल मिलता है और जो परिश्रम हो पाता है वो जीवन की वजह से ही हो पाता है। जीवन की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, जी भैया जी। हाँ, जीवन, शरीर का जो परिश्रम है उससे ज्यादा जो फल मिलता है वो जीवन के कारण मिलता है। और जीवन ही ऐसे फल को, इसके फल के परिणाम को लेकर चलने में, कैरी करने में, वहन करने में समर्थ होता है। शरीर के बस की बात नहीं रहती है, क्योंकि जीवन को अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा गया। अक्षय मतलब जिसका, जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, इसलिए वो बड़े फल को लेकर चलने में समर्थ होता है। इसी से आगे ये है कि शरीर के माध्यम से जीवन जो भी करता है वो शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है, क्योंकि उसमें जीवन की सामर्थ्य भी शामिल रहती है। आगे दर्शन की छोटी सी बात लिखी है, मैंने जीवन को देखा, मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा। मतलब जो मानव है वो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है। अभी तक मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ थे। अभी तक विज्ञान विधि से और आदर्शवादी विधि से मानव की परिभाषा या मानव को नहीं समझा पाए थे। विज्ञान जहां भी अस्तित्व को समझाने गया वो अस्थिरवादी, अनिश्चयवादी, लाभोन्माद, भागोन्माद, कामोन्माद और संघर्ष करने के लिए वो प्रेरणा देता रहा। मानव इसको स्वीकार करते भी रहे और उसका परिणाम भी भोग रहे हैं। धरती भी बर्बाद हो गई,
और आदमी भी एक दूसरे के प्रति संघर्षशील हो गया है, एक दूसरे के जान माल के लिए वो बना हुआ है, दुश्मन बना हुआ है। इन सब से आदमी को तृप्ति नहीं मिली, सुविधा संग्रह से आदमी को कभी तृप्ति नहीं मिली। आज जितना संग्रह चाहिए तो कल उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी जो प्रस्ताव रखे हैं बाबा जी, उसको जांचने के लिए बोल रहे हैं कि आप, हमने जांच के देखा, आप भी जांच के देखिए, इससे हम भी तृप्त होते हैं और जिसके साथ हम जीते हैं वो भी तृप्त होता है, मतलब उभय तृप्ति होती है। और जब हम जांचते हैं, उसको समझते हैं, तो हम दूसरों को समझाने के लिए अपने आप को अर्पित करते ही हैं, है ना। सहअस्तित्व में मानव अपने परिवार से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार करते समय हर मूल मुद्दे पर समाधानित रहता ही है, और व्यवहार में समाज में और परिवार में जो व्यवहार करता है उससे दोनों पक्षों को उभय तृप्ति होती है। इस बात को हमने देखा है। और जब अध्ययन कराने जाते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो हम दूर दूर तक फैलते हैं, मतलब हमारी बात को लोग दूर दूर तक सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मानव के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं वह स्वयं में एक व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से बहुत दूर तक फैलने वाली चीजें हैं। मतलब जब कोई आदमी समझता है तो अपने आप में ही वो कंटेंट नहीं रहता, वो दूर दूर तक फैलता है और लोगों को, दूर दूर के लोगों तक समझाने के लिए जाता है। इसी प्रकार यह हर मानव में योग्यता है, हर मानव में अरमान है, हर मानव में समझदारी के अर्थ में उत्साह जगाया जा सकता है। ये इस प्रस्ताव का अर्थ है, प्रयोजन है। मतलब इस प्रस्ताव से हर आदमी इस प्रस्ताव को समझने योग्य है। हर आदमी का ये चाहत है कि मैं समझदार बनूं, सुखी बनूं। हर मानव को समझदारी के अर्थ में उत्साहित किया जा सकता है। यही इस प्रस्ताव का प्रयोजन है, इसका अर्थ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ नीता। बढ़िया जी भैया। विज्ञान अपने में एक सीढ़ी है, उससे पहले की सीढ़ी आदर्शवाद है, उससे पहले की सीढ़ी ग्राम कबीला संसार है, उससे पहली सीढ़ी जंगलों में भटकता हुआ आदमी शिला युग है। इस ढंग से सीढ़ी दर सीढ़ी हम यहाँ तक पहुंचे। इस उपकार को अपने को स्वीकारना चाहिए और इसके लिए कृतज्ञ हैं। इस पृष्ठभूमि का सामान्य उपक्रम आपको बताया। सार संक्षेप में परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज हमको प्रस्तुत की, उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए। फलस्वरूप हम अपने को एक जिम्मेदार व्यक्ति माना। मेरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा स्वीकार किया। फलस्वरूप प्रयत्न किया और कोई बात के लिए हम प्रयत्न नहीं किए। इस वैचारिक प्रयत्न में हम अंत में यह पाया कि सभी मानव सुखी हो सकता है, धर्म सफल हो सकता है, धरती स्वर्ग हो सकती है, मानव देवता हो सकता है। इसलिए हमारी इच्छा हुई, उत्साह बना कि इस बात को मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। उसी प्रयत्न में हम चल रहे हैं। जब मैं अस्तित्व, जीवन और मानवतापूर्ण आचरण को भली प्रकार से समझा, उसके तुरंत बाद ही मुझ में एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। समझदारी के बाद अपने आप में विश्वास बना। इसके लिए कोई प्रयास या बहुत परिश्रम किया, ऐसा कुछ नहीं। विश्वास को मैंने हर आयामों में जांचना भी शुरू किया। इसी भांति श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बन गया। श्रेष्ठता का मूल्यांकन करना बन गया, फलस्वरूप सम्मान करना बनता ही है। जिसका हम मूल्यांकन नहीं करते, उसका सम्मान नहीं कर नहीं पाएंगे। तीसरा मुद्दा ये बना, जो कुछ भी हमारी समझदारी थी, उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य बन गए। मुझे कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि प्रतिभा के अनुसार अस्तित्व सहज, जीवन सहज विधि से मैं जी नहीं पाऊंगा। इसका नाम दिया प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। इसमें हम सही सच्चा उतर गए। चौथी स्थिति आई, व्यवहार में सामाजिक हो गया।
सामाजिक होने पर तृप्ति मुझको अपने आप में मिलने लगी। इसका लाभ यह हुआ कि हमको संसार के प्रति कोई शिकायत शेष नहीं रही। अब मैं कितना सार्थक करता हूँ, इस बात की जांच हर दम करता रहता हूँ। मैं जितने संबंधों में जीता हूँ, अपने दायित्व कर्तव्यों के साथ सार्थक जीता हूँ। 5वीं स्थिति आई है समृद्धि। वैसे तो मैं परिश्रमी परिवार में पैदा हुआ। परिश्रम करना, सेवा करना हम जानते थे, किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आता था। अब समृद्धि का मतलब समझ में आ गया। हमारे परिवार के लिए जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, इसलिए हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस ढंग से बहुत सारी बढ़िया चीजें हमारे हाथ लग गई। इसका नाम दिया स्वायत्तता। मैं अपने में स्वायत्त हुआ, इसलिए आप भी हो सकते हैं। जब हम स्वायत्त हुए तो हमारे बाद इस संसार को हम अर्पित कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। फलस्वरूप उसको एक वाङ्मय दस्तावेज रूप देना शुरू किया। पहला दस्तावेज हुआ मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन को 4 भाग में ध्रुवीकृत किया। जी भैया। बाबा जी ने जो इतिहास है छोटा सा उसका वो उल्लेख किया है कि विज्ञान अपने में सीढ़ी है, आदर्शवाद सीढ़ी है। उससे पहले सीढ़ी ग्राम कबीला संसार थी। उससे पहले मानव जंगलों में भटकता हुआ शिला युग है। इस ढंग से सीढ़ी दर सीढ़ी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इस उपकार को अपने को स्वीकारना चाहिए। मतलब ये जो सीढ़ियां बनाई हैं, जो आदमी के अथक प्रयास से हम यहाँ तक पहुंचे, विज्ञान युग तक पहुंचे, इस उपकार को मतलब हमारे जो पूर्वज हैं इस उपकार को हमको स्वीकारना चाहिए और इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। इस सार संक्षेप में परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज हमको प्रस्तुत की उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। पर बाबा बोल रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हम घोर परिश्रमी, घोर सेवा भावी और घोर ज्ञानी परिवार में हैं। उसके बाद भी जो चीजें हमको परिवार से मिली या परंपरा से मिली, उससे बाबा जी संतुष्ट नहीं हुए। उनके उस सब के बाद भी उनके मन में जो प्रश्न हुए उसके उत्तर उनको परंपरा से और परिवार से नहीं मिले, ज्ञानियों से नहीं मिले। तो उनने सोचा कि इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा उनने स्वीकार किया और उस प्रश्नों के उत्तर के क्रम में उनने सारी साधना, समाधि, संयम किया। और जब उनको ज्ञान हुआ तब उन्होंने अंत में लिखा है कि मैंने पाया कि मानव सुखी हो सकता है, धर्म सफल हो सकता है, धरती स्वर्ग हो सकती है, मानव देवता हो सकता है। ऐसी उनको उनके अंदर से उद्गार हुआ। मतलब ये जो ज्ञान मिला है उससे ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारी इच्छा हुई, मतलब बाबा जी की इच्छा हुई, उत्साह बना कि इस बात को मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। मतलब धरती सब देवता स्वर्ग होगी, मानव देवता होगा, तो इसको मानव के समक्ष प्रस्तुत करना ही चाहिए। ऐसा सोचा उनने और ऐसा किया। उसके आगे इसकी मध्यस्थ दर्शन की कुछ बातें हैं। जब मैं अस्तित्व, जीवन और मानवतापूर्ण आचरण को भली प्रकार से समझा, मतलब जब बाबा जी को ज्ञान हुआ, जीवन को समझे, अस्तित्व को समझे। समझने की 3 ही चीज हैं, अस्तित्व, जीवन और मानवतापूर्ण आचरण। जब इसको आप समझा तो अपने आप में विश्वास हुआ, स्वयं में विश्वास बना। और उसके बाद स्वयं में विश्वास जब बना तो श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बन गया। मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, देखिए बाबा जी बातचीत में या किसी में भी किसी को भी नकारते नहीं थे। मतलब हर आदमी में कुछ न कुछ श्रेष्ठता है, उसको स्वीकारते थे और उसका सम्मान करते थे। ये बहुत बड़ी चीज है। इससे हमको भी सीख मिलती है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ श्रेष्ठता है ही है या श्रेष्ठ होना चाहता ही है। इस ढंग से जब ऐसा हम सोचते हैं तो हर आदमी का हम सम्मान कर पाते हैं, और ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम आदमी का सम्मान नहीं कर पाएंगे और उससे फिर घृणा होने लगती है। तीसरा मुद्दा ये बना कि हमारे व्यक्तित्व के अनुसार हम जी पाएंगे। मतलब जो प्रतिभा है हमारी, जो ज्ञान मिला है हमको, उसके अनुसार हम जी पाएंगे, ये व्यक्तित्व हुआ।
इस तरह प्रतिभा और व्यक्तित्व में, मतलब समझदारी पूर्वक जीने में बाबा जी ने लिखा है हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, परिवार में समाज में कोई दिक्कत नहीं हुई, इस तरह से हम प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन बना पाए। चौथी स्थिति हो गई व्यवहार में सामाजिक हो गया। प्राय होता है कि जो अंतर्मुखी विधि से या साधना विधि से जो लोग साधना करते हैं वो असामाजिक होते हैं, मतलब समाज के साथ उठना बैठना उनको ज्यादा झेल नहीं पाते हैं, इसलिए समाज से अलग होते हैं। पर बाबा जी लिख रहे हैं कि मैं सामाजिक हो गया। सामाजिक किस लिए हो गया? क्योंकि मैं आदमी का सम्मान कर पाया, आदमी के साथ व्यवहार कर पाया, इसलिए मैं सामाजिक हो गया। सामाजिक होने पर तृप्ति मुझको अपने आप में मिलने लगी। सामाजिक क्या हुए बाबा जी? बाबा जी का सामाजिक होने का मतलब है जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है उसको दूसरे लोगों को समझाने लग गए, दूसरे लोगों को देने लग गए, इस ढंग से सामाजिक हो गए। इसका लाभ यह हुआ कि संसार के प्रति कोई शिकायत शेष नहीं रही। एक ज्ञानी आदमी जो है, दूसरे जो आदमी है अज्ञानी आदमी है, प्राय उनको स्वार्थी, पापी, अधर्मी बोलते रहते हैं, उपदेश भी देते रहते हैं। पर बाबा जी बोल रहे हैं कि मेरे किसी भी संसार में किसी भी आदमी से कोई शिकायत नहीं रही, और मैं इस ढंग से, आदमी से शिकायत होती तो मैं सार्थक नहीं कर पाता, आदमी से शिकायत नहीं हुई इसलिए मैं सार्थक कर पाया। मैं जितने संबंधों में जीता हूँ अपने दायित्व कर्तव्यों के साथ सार्थक जीता हूँ। उसके बाद पांचवी स्थिति आई समृद्धि। परिवार में मैं जितनी आवश्यकता है परिवार की उससे अधिक उत्पादन कर पाया, इस ढंग से मैं समृद्ध हो गया। तो समाधानित भी हो गया, समृद्ध भी हो गया। इसको बाबा जी बोलते हैं मैं स्वायत्त हो गया। मतलब इस ढंग से स्वायत्त आदमी की परिभाषा बनी कि समाधानित भी हो गया, समृद्ध भी हो गया, तो ये स्वायत्त हो गया। इस ढंग से जब सारा ज्ञान मिला तो मैंने इसको वांग्मय के रूप में लिखना शुरू किया, किताबों के रूप में लिखना शुरू किया, जिसको मैंने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद बोला। इसके 4 भाग हैं, दर्शन के 4 भाग हैं, मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन। इस ढंग से दर्शन को 4 भागों में लिखा। बढ़िया हो गया बढ़िया। नहीं? हाँ हाँ हाँ, हो गया भी, बहुत बढ़िया। मतलब ये जो एक तो ये जब हो सकता है प्रश्न उत्तर के समय सुरेंद्र पाल भैया जी ये इतिहास की बात को कि मानव ने मनाकार को साकार करने में इतना समय लगाया, उस बात के लिए कृतज्ञ हैं। बाकी जो मन स्वस्थता की बात है वो शेष है, तो उसके लिए एक जिम्मेदारी वहन करने वाली बात जो बाबा जी ने लिखी है। और दूसरा ये जो 5 सद्गुणों की बात है, इससे ये भी एक विकल्प भी दिखाई देता है कि आदर्शवाद और भौतिकवाद में मानव सामाजिक नहीं हो पाता है। जो अभी भी आपने बात कही कि आदर्शवाद में भी सामाजिक नहीं हो पाता है और भौतिकवाद में भी वो सारा भोग अपने ही लिए करता है, तभी भी वो समाज के प्रति जिम्मेदारी वहन नहीं कर पाता है। तो सहअस्तित्ववाद से जो ये आया कि इस समझ से जो उनके व्यक्तित्व में संतुलन आया और वो सामाजिक हुए। एक्चुअल में हर मानव की चाहत तो यही है, लेकिन समझ नहीं होने से कहीं ना कहीं व्यक्तिवादिता हावी हो जाती है। तो एक विकल्प के रूप में भी ये दिखाई देता है, ये अपन जांच पाते हैं, जांच सकते हैं कि हर मानव यही चाहता है कि मेरे में विश्वास आ जाए, मैं दूसरों का सम्मान कर पाऊं, मेरे व्यक्तित्व में संतुलन हो, और सामाजिक होना चाहता ही है मानव। पर योग्यता नहीं होने के कारण फिर बहुत सारे एक्सक्यूज निकाल के कहीं ना कहीं अकेलेपन की ओर, विशेषता की ओर जाने लगता है। तो बहुत बढ़िया, तो आगे पढ़ते हैं। इस ढंग से 4 भाग में पूरा दर्शन को लिखा। इनका मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। अस्तित्व में सम, विषम और मध्यस्थ शक्तियां अर्थात गतियां हैं। इसके अपने अपने ढंग के परिणाम हैं, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक, ज्ञानी, अज्ञानी, जिनको भी इसकी गंध लगी है वो चमत्कृत होते ही हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार सम विषम शक्तियों को मानने की जगह में है। मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। मैं सोचता हूँ यह बहुत बड़ी भारी कमी और खामी रह गई, इसलिए पुनर्विचार करने के लिए जरूरत आ गई। तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, इस चारों बातों को, चार तथ्यों को समझने समझाने का कार्य किया है। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। भैया मध्यस्थ दर्शन को ना एक बार आप अच्छे से बता दीजिए। देख, अभी तक जितने भी दर्शन हुए हैं उनमें मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता का कोई उल्लेख नहीं है, परंपरा में उल्लेख नहीं है। इस दर्शन की ये मौलिक बात है कि पहली बार मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति और मध्यस्थ सत्ता का उल्लेख किया गया है। विज्ञान में भी सम और विषम शक्ति और बल का उल्लेख है, पर मध्यस्थ का बल नहीं है। मध्यस्थ बल मतलब जो सम और विषम को स्वभाव गति में लाता है वो मध्यस्थ बल है, और मध्यस्थ बल के कारण ही जीवन में जो जीवन की जो आत्मा, जीवन का जो बल है आत्मा, उसमें मध्यस्थ बल के कारण ही जीवन जो है समाधानित होने की ओर, समझदार होने की ओर उसकी गति जाती है, गति होती है। इसी तरह मध्यस्थ सत्ता है जो ऊर्जा भी जिसको बोलते हैं, साम्य ऊर्जा भी बोला जाता है, बाबा जी ने बोला है। उस साम्य ऊर्जा में ही सारी इकाइयां डूबी भीगी गिरी हैं, इसलिए ऊर्जा संपन्न है। और मध्यस्थ सत्ता जो है सारे जो सम विषम आवेश हैं उनको सामान्य बनाने के लिए, मतलब उसमें वो सारे आवेश सामान्य होते हैं। और क्या बताऊं? मतलब इस सही बात है कि एक्चुअली ये कि अस्तित्व में ही ये व्यवस्था है कि ये जो मध्यस्थ बल है, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, जो सम विषम आवेश को स्वभाव गति में लाती है। मतलब ये अपने आप में कितनी बात है कि व्यवस्था है। अब कई बार हमको लगता है कि सब कुछ हमको ही करना है, जबकि अगर हम सही को समझते जाएंगे तो मतलब ये स्वभाव गति में सामान्य उसमें रहने की व्यवस्था है। बस इसको समझना है, मध्यस्थ बल को, मध्यस्थ शक्ति को और मध्यस्थ सत्ता को। बहुत बढ़िया। और आगे धीरे धीरे इस पे और बात होती ही रहेगी, है ना? मध्यस्थ जब दर्शन पढ़ेंगे चारों तो। सुरेंद्र भैया कुछ बोलना चाहें तो मध्यस्थ के बारे में। हाँ जी भैया, आपने और दीदी जी ने बता तो दिया ही है ना। ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक भी सम और विषम क्रियाओं को तो देखते ही हैं कि, है ना, कि जैसे चीजें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं अस्तित्व में, और उसको विज्ञान ने भी पहचाना है। परंतु जो नित्य वर्तमान के रूप में, क्योंकि फाइनली जो मध्यस्थ बल, शक्ति और क्रिया, है ना, और सत्ता का जो संयुक्त रूप में है, वो ये निकल के आता है कि अस्तित्व में ये इकाइयों में रचना विरचना होते हुए भी अस्तित्व नित्य वर्तमान है ना। जैसे विज्ञान में तो ये विचार आ जाता है कि कभी ये बना था और कभी खत्म भी हो जाएगा, और किसी किसी आदर्शवादी परंपरा में भी ऐसा ही आता है कि कभी बनने का है कि किसी ईश्वर या किसी शक्ति की वजह से अस्तित्व बना और ईश्वर की मर्जी से ही खत्म भी हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो अस्तित्व नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व है, और उसी में ये सम विषम क्रियाएं होती रहती हैं, जिनका जो फाइनल परिणाम है कि जो बाबा जी ने कहा है कि मानव सुखी होना चाहता है और सुखी हो सकता है। उससे पहले जो उद्गार व्यक्त किए हैं इसको समझकर कि धरती स्वर्ग हो सकती है, मानव देवता हो सकते हैं और धर्म सफल हो सकता है। इस अस्तित्व को समझने से ही ये विचार निकल के आता है। इस तरह से मुझे इसमें थोड़ी सी और बात ध्यान गई है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये निश्चितता की ओर लेके जा रही है हमको चीजें। जी जी, अस्तित्व निश्चित है, निश्चित है।
ठीक, बढ़िया। सह अस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए 3 स्वरूप में 3 शीर्षक में तैयार हुआ। पहला समाधानात्मक भौतिकवाद, इसका ध्रुव बिंदु है पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता ये अपने में त्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। समग्र व्यवस्था में ये भागीदारी करते ही हैं। चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक है। जड़ प्रकृति के साथ भी भागीदारी करते हैं। इसको स्पष्ट करने की कोशिश किए हैं। अभी मानव के पास जो भी वाद है वो संघर्षात्मक अथवा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जबकि सह अस्तित्व सहज स्थिति गति में कोई झगड़ा नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, एक उत्सव है, एक खुशहाली है, निरंतर विकास है। इस बात को समझाने की कोशिश की है। वांग्मय तो वांग्मय ही है, किंतु आदमी आदमी से ही समझेगा। मेरे अनुसार वांग्मय में तो कोशिश ही हो सकती है। इसमें मूल मुद्दा यह है, विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य है प्रयोजन की पहचान। प्रयोजन यदि समझ में आता है तो उसकी पहचान हो जाती है, तो उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता है तो हम विश्लेषण करते जाएं, क्या बनता जाता है वह आपको भी समझ में आता है। विज्ञान ने आज आदमी को यहाँ जहाँ ले जाकर बैठाया है या फंसाया है, वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार अस्तित्व में जो भी पदार्थ है, भौतिक और रासायनिक रूप में है, ये मानव को व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक है और समग्र इकाइयां एक दूसरे के लिए प्रेरक है, पूरक है, वैभव के लिए सहायक है और आगे के विकास के लिए एक दूसरे से अंतर संबंध से जुड़े हैं। इस ढंग से समाधान बताया गया है। सह अस्तित्ववाद पहले इसी को ले लेते हैं, फिर व्यवहारात्मक जनवाद की बात करते हैं। हाँ। सहअस्तित्ववाद को स्पष्ट करने के लिए बाबा जी ने बताया कि उसको 3 स्वरूप में 3 शीर्षक के रूप में बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। समाधानात्मक भौतिकवाद के में पूरा का पूरा जो भौतिक और रासायनिक पदार्थ है, ये त्व सहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है, मतलब हमको दिखता है। उनका त्व होना माने उनकी अपने स्वभाव में होना। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है तो हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन जैसा ही उसका स्वभाव होता है, वो कभी ऑक्सीजन जैसा नहीं होता। और ये सारी जो भौतिक रासायनिक इकाइयां हैं त्व सहित व्यवस्था होते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती हैं और एक दूसरे के लिए पूरक हैं। व्यवस्था में भागीदारी होने से ही पूरक होना बनता है। अगर व्यवस्था नहीं हो, कोई इकाई व्यवस्था में नहीं है तो व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर सकती, और व्यवस्था में भागीदारी नहीं होने से पूरक नहीं होती। इसको बाबा जी ने कहा है कि ये स्पष्ट है और आदमी को भी इससे प्रेरणा मिलती है व्यवस्था में जीने की। भौतिक रासायनिक चीजों को व्यवस्था में देख के आदमी को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए व्यवस्था में जीने की। ठीक है, अस्तित्व में आपस में कोई झगड़ा नहीं है, मतलब इकाइयों में, भौतिक रासायनिक इकाइयों में या प्राणावस्था की इकाइयों में, मतलब जड़ इकाइयों में कोई आपस में झगड़ा, विद्रोह, छीना झपटी नहीं है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक उत्सव है, एक खुशहाली है, निरंतर विकास है। इस बात को समझने की अब जब आदमी कोशिश करेगा तो आदमी को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। ये मूल मुद्दा है भौतिकवाद का, कि जब अस्तित्व में सारी इकाइयां, सारे जड़ इकाइयां व्यवस्था में हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, ये जब आदमी को समझ में आएगा, बाबा जी ने यही लिखा है कि जब इस आदमी को दिखेगा तो आदमी स्वयं भी व्यवस्था में और बाकी इकाइयों के लिए पूरक होने का प्रयास करेगा, उसके लिए समाधानित होने का प्रयास करेगा। बाकी विज्ञान ने तो आदमी को कहाँ ले जाके बैठाया है, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि पूरा धरती को बर्बाद कर दिया और आदमी को एक दूसरे के खिलाफ द्रोह विद्रोह सिखा दिया। पर समाधानात्मक भौतिकवाद में ऐसा नहीं है। ये जो विज्ञान ने सिखाया है ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है।
और समाधानात्मक भौतिकवाद में तो एक दूसरे के लिए पूरक होना, एक दूसरे के साथ व्यवस्था में होना ही सिखाया है। इसी को अंतर संबंध और सहअस्तित्ववाद का और समाधानात्मक भौतिकवाद का नाम दिया है। ठीक है, ठीक बात है भैया, एकदम ठीक है। मतलब ये नाम ही कितना समाधानात्मक भौतिकवाद, जबकि विज्ञान अस्थिरता अनिश्चयता की बात है वहां, और यहाँ पर समाधानात्मक मतलब हर इकाई जड़ वस्तु भी कैसे अपने निश्चित आचरण के साथ है और एक बड़ी व्यवस्था में अपनी भागीदारी पूरकता के साथ, इस बात को अध्ययन किया जा सकता है। अगर विज्ञान में अब मतलब बच्चे अगर शुरू से विज्ञान को समाधानात्मक भौतिकवाद के रूप में पढ़ेंगे तो मतलब ये लगता है कि कितनी सुंदर व्यवस्था का चित्रण उनके अंदर बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी दीदी जी, मुझे भी इस पे ध्यान गया है ना, जब मैंने समाधानक भौतिकवाद के इस कॉन्सेप्ट को आदरणीय नागराज जी के द्वारा जो प्रस्तावित है समझा, क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे सभी कार्यों में, व्यवहार में कंपटीशन है ना। स्कूल में शुरू हो जाता है पहले से ही कौन फर्स्ट आएगा, और जॉब में भी, राजनीतिक जीवन में भी कौन जीतेगा, और सब जगह वो एक संघर्ष जैसा दिखता है और ऐसा माने रहते हैं कि जीवन तो संघर्ष है ना। उसके मूल में वैज्ञानिकों ने या विचारकों ने यही अवधारणा रखी है मानव जाति के सामने कि परमाणु में भी कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, और हर इकाई में द्वंद्व है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अपने में जब द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, उसी से इकाई का विकास होता है। ऐसा समाधान जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उनकी ऐसी परिकल्पना है। और आदमी जब दूसरों से संघर्ष करता है या इकाई दूसरों से संघर्ष करती है तो उसी में उसका वैभव है ना। संघर्ष से जब वो विजयी होता है दूसरों से झगड़ के, तो स्वयं में संघर्ष से, कॉन्फ्लिक्ट से स्वयं का विकास होता है और दूसरों से संघर्ष करने में अपना वैभव बनता है। ऐसे धारणा के साथ चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर उसको बिल्कुल उन्होंने ठीक कर दिया है कि अस्तित्व को जब संपूर्ण रूप में समझते हैं तो पाते हैं कि ना तो परमाणु में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बल्कि उत्सव है। हर जो इकाई है, हर जड़ प्रकृति है, सभी अपने स्वयं स्फूर्त विधि से संपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो संघर्ष की बजाय पूरकता है और उत्सव है। उसी से निकल के आता है कि मानव भी है ना, झगड़ा सोच और कॉन्फ्लिक्ट जितने भी मानव समाज में आज दिखते हैं, भाषा को लेकर, जाति को लेकर, नस्ल को लेकर, राज्य को लेकर, वो सब खत्म हो सकते हैं अगर ये गलत जो मान्यता हमने बना ली है कि संघर्ष से ही हमारा विकास होगा और दूसरों के साथ संघर्ष करने से हमारा वैभव होगा, वो खत्म हो सकता है। ये बड़ी सुंदर बात मुझे लगती है कि मानव जाति के लिए एकता की जो उन्होंने शुरू में उद्गार व्यक्त किए हैं कि मानव स्वर्ग हो सकता है, उसका रास्ता भी बता रहे हैं कि ऐसे अगर हम चलते हैं, प्रकृति को समझते हैं, अस्तित्व को समझते हैं, तो हमें भी ऐसे जो भी बीआर भैया ने और आपने बताया बात सफल हो सकती है। इतना और ध्यान मुझे उस पर गया दीदी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भी है। मतलब सोचिए कि सुन के इतना अच्छा लग रहा है, जब समझेंगे और देखने की दृष्टि मिलेगी और वैसा जी पाएंगे तो कितनी सुंदर बात है। वो जो उद्गार है वो लगता है कि हाँ, इसकी संभावना है, ऐसा हो सकता है। बहुत बढ़िया। सह अस्तित्व का दूसरा प्रबंध का नाम दिया व्यवहारात्मक जनवाद। मानव जो है अस्तित्व में है, व्यवहार पूर्वक ही संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव के साथ करता है। मानव का व्यवहार मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है और इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसको भी ले लेते हैं एक बार। मानव बिना व्यवहार के रह नहीं सकता। मानव का स्वभाव ही है कि जो बाकी अन्य मानव है, परिवार है, समाज है, में उनके साथ व्यवहार करे। मतलब मानव की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है और उनके साथ, परिवार के साथ, समाज में, मतलब संपर्क में जब मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ व्यवहार करता है तो आदमी तृप्त होता है। तो आदमी की, मानव की तृप्ति का एक बहुत बड़ा जो आधार है या बहुत बड़ा जो सोर्स है वो परस्पर मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक व्यवहार करना।
हम अकेले जी नहीं सकते, अकेले में आदमी का कोई कार्यक्रम भी नहीं बनता, क्या करेगा आदमी अकेले जी के। तो कुल मिला के व्यवहार जो है एक बहुत बड़ी, आदमी के जीने की बहुत बड़ा एक आयाम है व्यवहार। मतलब हम दिन भर किसी न किसी से कोई ना कोई व्यवहार करते ही रहते हैं, और उसी व्यवहार में जब हम समाधानित होके और मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीते हैं तो हम उत्सवित होते हैं, खुश होते हैं, और सामने वाला भी खुश होता है। ये व्यवहारात्मक जनवाद में इसका बढ़िया वर्णन है। सुरेंद्र भैया जी, कुछ इसमें इस वांग्मय के लिए? नहीं, बढ़िया हो गया दीदी, बढ़िया हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा है, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अभी तक अध्यात्म जिसको संसार मानता रहा, उसको समझाने में असमर्थ रहा। अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। आप हमारे बीच जो रिक्तता है, दिखाई देता है, उसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कह सकते हैं। ये रिक्तता जो आप व हमारे बीच है, वैसे ही इस धरती और दूसरी धरती के बीच में है। एक सौरव्यूह और दूसरा सौरव्यूह के बीच ऐसी ही रिक्तता है। एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा के बीच भी वैसा ही है। तो ये विस्तार सब जगह एक सा है। इतना ज्ञान होता है कि ये वस्तु व्यापक है। व्यापक वस्तु में समस्त एक एक वस्तु, इकाइयां डूबी भीगी घिरी है। इसी का अनुभव आदमी को सबसे पहले होता है। उसके बाद आदमी को स्वयं के होने का अनुभव होता है। आपके हमारे बीच यह व्यापक न हो तो आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम तो जो भी अनुभव होता है व्यापक में ही होता है। इसी को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसकी जरूरत के बारे में भी प्रकाश डालने की कोशिश की है। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व के ही एक भाग के रूप में जो मानव जाति है, वह अपने को कैसे समझेगा? इसलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है। यह स्वयं सह अस्तित्व की गवाही है। तो अस्तित्व सहज सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं, सिवाय संकट के, दुख के और कुछ होता ही नहीं है। अभी तक हम जितने भी द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध किए हैं, ये सब सह अस्तित्ववाद के विरोधी हैं। ये सब करने के बाद हम सही चीज को पाने की इच्छा किए, उम्मीद किए, हमारा उम्मीद पूरा हुआ नहीं, और जैसा किए वैसी ही घटनाएं सामने आते रही। हम कभी हंसते भी रहे, कभी रोते भी रहे। जैसे कोई परिवार, समुदाय दूसरे किसी को मार डालता है और बड़े खुश होते हैं कि हमारे शत्रु को मार दिया। सरकार भी, देश भी ऐसे ही सोचता है। अब क्या किया जाए? धर्म गद्दी भी ऐसे ही बनता है। अब किसकी शरण में जाए मानव? इस तरह धर्म गद्दी, राज गद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी, सभी जगह भ्रम ही भ्रम मिलता है। न कोई दिशा है, न कोई प्रयोजन। अब हम कहाँ जाएं? क्या करें? ये परेशानियां थी। ये सब परेशानियां जागृति के पूर्व मुझ में भी थी। जागृति उपरांत हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए कि इस पूरी चीज को मानव के पास पहुंचाना चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में पा गए, यानी जीने की कला के रूप में। अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी है। उससे तो आदमी सुखी हो नहीं सकता। सभी मानव के सुखी होने का रास्ता है तो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से स्वाभाविक है और व्यवस्था के अनुरूप है। दूसरा शास्त्र लिखा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र। मेरे को लग रहा है मैं एक अनुभवात्मक अध्यात्मवाद वो कर गई ना। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद उसी पेज पे खत्म हो गया है असल में। जी 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 भैया, उसी को पहले ले लेते हैं। हाँ, तो तीसरा जो वाद है वो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अनुभव की आवश्यकता क्यों है और अनुभव कैसे होगा,
ये दोनों चीजों का इसमें उल्लेख है। अनुभव की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अनुभव से ही हमको जीवन समझ में आएगा, मानव समझ में आएगा, अस्तित्व समझ में आएगा, मानवतापूर्ण आचरण समझ में आएगा। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो आदमी का न प्रकृति के साथ न आदमी के साथ ठीक से जीना बन पाएगा। इसलिए अनुभव आवश्यक है। अध्यात्मवाद क्या है? पहले जो वो था कि कोई ईश्वर है, कोई देवी देवता है या कोई उस है, उसको अध्यात्मवाद बोलते रहे। बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि जो व्यापक है, जो साम्य ऊर्जा है, जो हम खाली स्थान भी जिसको बोला है, हालांकि खाली स्थान बोलना ठीक नहीं लगता उसको मेरे को, जो सत्ता है उसको अध्यात्म बोला है बाबा जी ने। हमारे आपके बीच में एक धरती दूसरी धरती के बीच में जो भी खाली स्थान जैसा दिखता है उसी को सत्ता बोले हैं, उसी को साम्य ऊर्जा है। और इसी साम्य ऊर्जा में जो इकाइयां डूबी भीगी गिरी हैं उसके कारण ऊर्जित हैं। ऊर्जा उसी से उनको गति के लिए, क्रिया के लिए ऊर्जा इसी से प्राप्त है। ये इतना ज्ञान ही ये अध्यात्म का ज्ञान है। तो आदमी को स्वयं का ज्ञान होना, प्रकृति का ज्ञान होना, मतलब अस्तित्व का ज्ञान होना और मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान होना, यही अनुभव है। ये व्यापक में ही होता है, अस्तित्व अध्यात्म में ही होता है। इसी को अनुभवात्मक अध्यात्मवाद दिया। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व के ही एक भाग के रूप में जो मानव जाति है वो अपने आप को कैसे समझेगा? मतलब अस्तित्व को पूरा समझे बिना मानव भी अस्तित्व का भाग है, उसको मानव को कैसे समझेगा? इसलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है, ऐसा उल्लेखित है। व्यापक वस्तु में एक एक संपूर्ण एक एक वस्तु है, यह स्वयं सहअस्तित्व की गवाही है। यहाँ पे सहअस्तित्व को व्याख्या किए हैं कि व्यापक वस्तु में सब इकाइयां डूबी भीगी गिरी हैं जो साथ साथ हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, न तो सत्ता से अलग किया जा सकता, न परस्परता से अलग किया जा सकता। यही सहअस्तित्व की गवाही है, यही सहअस्तित्व का प्रमाण है। तो सहअस्तित्व को भुलावा देने से संकट, भुलावा अगर देते हैं हम तो सिवाय संकट के और दुख के कुछ होता नहीं। अभी तक हम, जैसा सुरेंद्र भैया ने भी बताया, समाधानात्मक भौतिकवाद में और जो परंपरागत अध्यात्मवाद में सब जगह सहअस्तित्व को भुलावा दिया गया है। सब जगह संघर्ष का और द्रोह विद्रोह का हमको कहीं न कहीं शिक्षा दी गई है, जिसके कारण आदमी दुखी होता रहा है, प्रताड़ित होता रहा है, पीड़ित होता रहा है। हम सहअस्तित्व को भुलावा देके और सुखपूर्वक और उत्सव पूर्वक जी पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा बाबा जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमको। अभी तक जितनी भी धर्म गद्दी हुई, राज गद्दी हुई, शिक्षा गद्दी हुई, व्यापार गद्दी हुई, सब जगह द्रोह विद्रोह शोषण यही सब मिलता है इन गद्दियों में। और आदमी के जीने के लिए, आदमी को उत्सवित होने के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए कहीं कोई इन सब गद्दियों में ज्ञान अभी तक आदमी को मिला नहीं, इसकी परंपरा हुई नहीं। इस ढंग से परेशानियां हम लोग भी झेल रहे हैं, इसको बाबा जी झेले, बाबा जी इससे मुक्ति पा गए ज्ञान प्राप्त करके, और हमको उस ज्ञान को दे के गए कि हम भी उसको समझ के उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसी मुक्ति पाने के क्रम में ये तीनों जो वाद हैं बाबा जी ने हमको लिख के दिया है, समाधानात्मक भौतिकवाद, जनवाद और अध्यात्मवाद, कि हम भी इन समस्याओं से मुक्ति पाके और उत्सव पूर्वक सुख पूर्वक एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। जी और भैया, हाँ, बढ़िया। आगे शास्त्र के लिए मैं पढ़ती हूँ। विपिन भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीदी जी, ये द्रोह विद्रोह एक शब्द आया है ना, उसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। बियर भैया, भैया द्रोह मतलब एक दूसरे से झंझट करना, झगड़ा करना, और विद्रोह माने उसके परिणाम स्वरूप दूसरा पक्ष भी आपसे द्रोह करे, द्रोह विद्रोह है। जी भैया जी, ठीक। हाँ। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में पा गए, यानी जीने की कला के रूप में। अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है
वो लाभोन्मादी है, उससे तो आदमी सुखी हो नहीं सकता। सभी मानव के सुखी होने का रास्ता है तो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से, स्वाभाविक है और व्यवस्था के अनुरूप है। दूसरा शास्त्र लिखा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र। तो ये आवर्तनशील अर्थशास्त्र की बात एक बार कर लेते हैं। अब अभी तक जो है जो अर्थशास्त्र रहा है वो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र रहा है। मतलब अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य या मूल क्रियाकलाप या मूल उसकी जो शिक्षा है लाभ कमाना है। लाभ कैसे कमाएंगे? किसी का शोषण करेंगे तो लाभ कमाएंगे, या तो आदमी का शोषण करेंगे या प्रकृति का शोषण करेंगे। लाभ का अर्थ ही है कम देना, ज्यादा प्राप्त करना, जो अस्तित्व के विरुद्ध है। इस तरह से बाबा जी बोल रहे हैं कि जो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है वो व्यवस्था विरोधी है, अस्तित्व विरोधी है। इसलिए उसकी जगह उनने दिया आवर्तनशील अर्थशास्त्र। मतलब हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे प्रकृति की आवर्तनशीलता, मतलब प्रकृति जो स्वयं है उसको, उसका शोषण किया जाए और उसकी व्यवस्था को बाधित किया जाए। वो अर्थशास्त्र आवर्तनशील है। हमको जो भी उत्पादन करें वो आवर्तनशील विधि से हो। मतलब उस हमारी उत्पादन प्रक्रिया के कारण धरती की व्यवस्था या किसी की व्यवस्था में कोई अड़चन या रुकावट न हो, वो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है। दूसरा इसका आवर्तनशील अर्थशास्त्र का वो भी है कि लाभ से मुक्ति, लाभोन्माद मतलब संग्रह, सुविधा संग्रह। सुविधा संग्रह का कोई अंत नहीं है और उससे मुक्ति पाएंगे। तो जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है उस विधि से हम परिवार रूप में समृद्ध हो पाएंगे और समृद्धि पूर्वक जी पाएंगे। ये आवर्तनशील अर्थशास्त्र का प्रयोजन है और उसका उद्देश्य है। ठीक है अनिता? बहुत बढ़िया भैया। हाँ, दूसरा शास्त्र लिखा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र। मानव न्याय पूर्वक व्यवहार से ही संतुष्टि पाता है, मानव के साथ ही व्यवहार करता है। व्यवहार न्यायपूर्वक होता है तो संतुष्टि होती है। इस प्रबंध का मूल ध्रुव बिंदु है मानवीयता पूर्ण आचरण। फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार कर सकते हैं। सभी देशों के देशवासी संविधान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। इससे संसार में एक समुदाय का दूसरे समुदाय के बीच जो युद्ध का आतंक बना रहता है उसका निवारण हो सकता है। जब तक युद्ध के प्रयास होते रहेंगे तब तक मानव धरती को तंग किए बिना जी नहीं सकेगा और ज्यादा तंग करने के लिए अधिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है। युद्ध के संरक्षण के लिए बहुत सा विज्ञान और वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इसके लिए पैसा पाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। धरती को बर्बाद करना है, बात इतना ही है। इससे मुक्ति पाना ही पड़ेगा हमको और इसके लिए समझदार होना ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा शास्त्र है व्यवहारवादी समाजशास्त्र। अभी आप लोगों से चर्चा हुई कि आदमी एक दूसरे से व्यवहार करके ही जीता है, बिना व्यवहार के उसका जीना मुश्किल है। मतलब व्यवहार जो है आदमी के क्रियाकलाप की एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो मानव न्यायपूर्वक व्यवहार करके संतुष्ट होता है। अन्याय, जब भी हम अन्याय करते हैं तो हमको महसूस होता है कि हम दुखी हुए और दूसरे को भी दुखी करते हैं। तो समाज में, परिवार में न्यायपूर्वक व्यवहार कैसे करना है ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र में उल्लेखित है। दूसरा इसका वो है कि मानवतापूर्ण आचरण। जब न्याय करता है आदमी, मतलब मानवतापूर्ण आचरण के साथ ही न्याय कर पाता है। तो जो संविधान है, संविधान का मूल बिंदु जो है, मूल उसका आत्मा ये है कि आदमी का मानवतापूर्ण आचरण ही संविधान की रूपरेखा है। मतलब एक आदमी कैसा आचरण करेगा, मानवतापूर्ण आचरण किस तरह से करेगा, वही संविधान की रूपरेखा है, वही संविधान में उसी का वर्णन है।
तो इस प्रकार जब मानवतापूर्ण आचरण एक दूसरे से करेगा तो न तो किसी आदमी से झगड़ा होगा, न किसी समुदाय से झगड़ा होगा, न किसी देश से झगड़ा होगा। झगड़े की सारी बातें, द्रोह विद्रोह की, संघर्ष की, युद्ध की सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। तो आदमी एक दूसरे के साथ समाज में अखंड समाज व्यवस्था के रूप में जी पाएगा और पूरे विश्व में, मतलब सारे राष्ट्रों में और विश्व में अमन चैन की स्थिति उत्पन्न होगी अगर आदमी मानवतापूर्ण आचरण जिएगा और संविधान में सारे राष्ट्र मानवतापूर्ण आचरण को अपने संविधान के रूप में स्वीकार लेते हैं। तो इसका व्यवहारवादी समाजशास्त्र का यही उल्लेख है। बहुत सुंदर। तीसरा शास्त्र लिखा है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इसमें यह बताना चाहा है कि संचेतना का आधार जीवन है, यह विकसित चेतना ही है। शरीर संचेतना को अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। इस बात को समझाने की कोशिश की है, उसको आप लोग जांचेंगे। यदि आपको समझ में आ गया तो हमारा लिखना सार्थक हो गया। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र तीनों चीजों को दिया। शास्त्रों का मूल आशय है कि मानव को व्यवस्था में जीना है। जीने के लिए कौन सा तरीका है, विधि क्या है, नीति क्या है, प्रणाली क्या है, इन बातों को शास्त्रों में स्पष्ट किया है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आई हैं। अगला शास्त्र है संचेतनावादी मनोविज्ञान। आदमी का जो विचार है, कार्य है, व्यवहार है, वो जीवन की समझ से ही गवर्न होता है। जीवन जितना समझदार, मतलब मानव जितना समझदार होगा उसी तरह से वो कार्य, व्यवहार और आचरण करता है। तो संचेतनावादी मनोविज्ञान का आशय है कि मानव विकसित चेतना के रूप में हो। मानव अपनी चेतना को विकसित करे। चेतना विकसित करे मतलब समझ को विकसित करे, समाधानित हो। जब समाधानित होगा, समझदार होगा, अनुभव संपन्न होगा तो आदमी मानवतापूर्ण आचरण कर पाएगा, मानवीय आचरण के साथ जी पाएगा। यही संचेतनावादी मनोविज्ञान का विस्तृत वर्णन है। और इसमें विस्तृत ये है कि आदमी किस तरह अनुभव संपन्न होगा, किस तरह समझदार होगा जीवन क्रियाओं के साथ और मानव के 122 शो नॉन आचरणों वीडियो के साथ। पार्टिसिपेंट ले लेना है। मानव की जो 10 क्रियाएं हैं और 122 आचरण हैं, उनके साथ उनमें कैसे कैसे परिवर्तन होगा, कैसे कैसे वो समाधानित होंगे, उसका पूरा वर्णन है इसमें संचेतनावादी मनोविज्ञान में। पर मूल में यह है कि मानव संचेतनावादी है और समझ पूर्वक समाधानित होके, अनुभव संपन्न होके ही मानव विकसित चेतना के रूप में जी पाएगा। और विकसित चेतना के रूप में जी पाएगा तभी जो है वो बाकी जो ऊपर दिए हैं व्यवहारवादी समाजशास्त्र, आवर्तनशील अर्थशास्त्र और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद के रूप में उनको व्यक्त कर पाएगा, जी पाएगा। शास्त्रों का मूल आशय है मानव को व्यवस्था में जीना। ये जितने चारों शास्त्र बताए उनका मूल आशय मानव का व्यवस्था में जीना। जीने के लिए क्या तरीका हो, क्या विधि हो, क्या प्रणाली हो, ये सब शास्त्रों में डिटेल रूप में बताया हुआ है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। योजनाएं 3 स्वरूप में आई। पहली योजना है जीवन विद्या योजना। आदिकाल से मानव स्वयं के प्रति अज्ञानी बना रहा। आदर्श युग में भी आत्मा परमात्मा नाम की चीजों को बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया, किंतु समझा नहीं पाए। ये जो स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही आदमी को ज्यादा परेशान किए हैं। यदि ये समझ में आ जाए तो आगे की जो बात है वह समझ में आएगी ही। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जीवन विद्या योजना है। इस योजना का केंद्र बिंदु जीवन है, जो बच्चे बूढ़े सभी मानव में समान रूप से समझने का अधिकार विद्यमान है। मानव की समानता का आधार जीवन ही है। शरीर किसी भी 2 मानव के एक समान होते नहीं हैं।
जीवन समान है, जीवन की शक्तियां व बल समान है, जीवन का लक्ष्य समान है। जीवन जागृत होना चाहता है, जागृति ही इसका जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति समाधान को पाना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है। आप सब इस बात को जांच सकते हैं। आपका कोई अंग अवयव ऐसा नहीं है जिसमें न्याय की प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो। शरीर का कोई अंग समाधान को चाहता हो, उसी प्रकार शरीर का कोई अंग अवयव नहीं है जो समृद्धि चाहता हो, जबकि मानव न्याय, समाधान, समृद्धि चाहता ही है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि न्याय, समाधान, समृद्धि, सत्य, यह सब जीवन की ही चाहत है, क्योंकि जीवन और शरीर के रूप में मानव है। अतः जीवन के स्वरूप को समझा जाए, जीवन की क्रियाओं को समझा जाए, जीवन तृप्त होने के लिए न्याय, धर्म, सत्य को समझा जाए, यही छोटा सा काम इसमें से निकला है। इसी के आधार पर जीवन विद्या योजना प्रस्तुत किए हैं, उसे कार्य योजना में परिणित किया। विज्ञान के दिग्गज तथा विज्ञान नहीं जानने वाले, ज्ञानी अज्ञानी, सभी इसे सुने हैं। कुछ लोग समझ गए हैं और दूसरों को समझाने में लगे हैं और समझाने में सफल हो गए हैं। तब हमें विश्वास हुआ कि जो हम समझे हैं वह सार्थक है और प्रमाणित है। इसे सब समझ सकते हैं और समझकर समझा सकते हैं। दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीकरण। समझदार होना सबकी आवश्यकता है ही, इसलिए समझदारी की सारी वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाए। उसके लिए पाठ्यक्रम बनाया गया, स्कूल में प्रयोग किया गया। वह स्कूल है बिजनौर जिले के गोविंदपुर में। वहां पर एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पहले सारे शिक्षाविद यह बोलते रहे कि विद्यार्थियों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, पर गोविंदपुर में अनुभव किया गया कि विद्यार्थियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। इसको विशाल रूप में देखने का अरमान है, उसके लिए प्रयत्न जारी है। तीसरी योजना है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान केंद्रित व्यवस्था। इस तरह से दर्शन, शास्त्र और योजनाएं निस्पंदित होती हैं। 3 योजनाओं की चर्चा बाबा जी ने की है। पहली है जीवन विद्या योजना। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो जीवन विद्या योजना के अंतर्गत ही है। जीवन विद्या शिविर, अध्ययन शिविर, समझना समझाना, ये सब जीवन विद्या योजना है। दूसरा है मतलब मानवीय शिक्षा योजना। मानवीय शिक्षा योजना मतलब जो शिक्षा का मानवीकरण, जो बच्चों से ही हम इसको जीवन विद्या को या अस्तित्व दर्शन या मध्यस्थ दर्शन को देने लगेंगे, उस शिक्षा का मानवीकरण है। तीसरा है जब ये सब दोनों पूरे हो जाएंगे तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। ये संविधान, जो शक्ति केंद्रित शासन की जगह परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था संविधान लागू हो जाएगा। तो इसमें जीवन विद्या योजना में बाबा जी ने किया है, अभी तक हमने जीवन का अध्ययन नहीं किया, मानव का अध्ययन नहीं किया। शरीर के आधार पे मानव की समानता का कोई आधार नहीं निकलता है, क्योंकि सबका शरीर अलग है, दिखने में भी अलग है, और उसकी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो भी हर मानव की अलग अलग है। जीवन के रूप में ही समान है मानव। हर मानव जो समान है हम बोलते हैं, उसका मूल आधार जीवन ही है। जीवन के रूप में ही सब मानव समान है। क्यों समान है? कि जीवन की शक्तियां और बल समान है, लक्ष्य समान है। लक्ष्य समान क्या है? हर आदमी समाधानित होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है। वो लक्ष्य के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व, ये हर आदमी का लक्ष्य एक जैसा है। तो जब हम जीवन विद्या अध्ययन करते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि जीवन के रूप में मानव एक समान है, उसका लक्ष्य एक समान है। तो इस तरह से मानव का लक्ष्य और वो समान है। जब हम समाधानित होते हैं तो उस तरह से जीने का प्रयास करते हैं, यही जीवन विद्या योजना है। और मानवीय शिक्षा का मानवीकरण योजना
हम बच्चों को शुरू से ही मतलब प्राइमरी स्कूल से ही मानवीयता पढ़ाने लगे, तो बच्चे स्कूल पढ़ते पढ़ते स्कूल मतलब 12वीं तक आते आते उनको पूरा मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद समझ में आ जाएगा। तो उनके जीने में शुरू से ही वो आएगा, मतलब मानवीयता आएगी। यही शिक्षा का मानवीकरण है। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही हम बच्चों में मानवीकरण स्थापित कर सकें, मानवीयता स्थापित कर सकें, शिक्षा का मानवीकरण है। तीसरा है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पे समाधान केंद्रित व्यवस्था, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। इस तरह से दर्शन शास्त्र और योजनाएं निष्पंदित होती। बहुत बढ़िया, जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अपनी आज की पठन पूरा हुआ है। अब आप लोग का यदि कोई भी आप लोग की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो उसको ले लेते हैं। किसी के पास कोई प्रश्न हो? आज उपवास। क्या बात है, प्रश्न मुक्त हो गए सब। दीदी भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। जी पूछिए। मैं शैलेंद्र पुणे से। तो बीच में जब हमने शुरुआत की तो हम अनुभवात्मक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अनुभवात्मक वाद के ऊपर बात किया हमने। उसका हम जो ब्रीफ बता रहे थे, तो उसमें हमने ये बताया कि मानव का मानव के साथ जो व्यवहार होता है, तो वो व्यवहार ऐसा होगा, उससे ही तृप्ति आएगी। ऐसा कुछ बोला था, मुझे अभी शब्द याद नहीं है जो बी आर भैया ने बताया था। वो थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? मेरा प्रश्न मैं पहुंचा भैया पा मैं रहा हूँ या? हाँ, मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हाँ। देखिए, हम नित्य जो हमारी जो जीना है उसमें सुखी या दुखी किन कारणों से होते हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो किसी आदमी के साथ जीते समय उस आदमी के व्यवहार से या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। हमारे सुख दुख का अधिकांश हिस्सा आदमी के साथ व्यवहार का होता है। तो अगर हम सही व्यवहार करते हैं और हमारे साथ सही व्यवहार होता है तो हम नित्य सुखी रह सकते हैं, निरंतर सुख का हमारा। ये मेरा कलेक्ट नहीं है क्या क्वेश्चन आंसर में? ये सब दिख रहे हैं जैसे। जी भैया, मेरी बात गई आप तक? भैया जी। हाँ भैया। हाँ, मुझे एक्चुअली समझ तो आ गया है, लेकिन आई थिंक जो मेरा उस टाइम पे प्रश्न था ना, वो थोड़ा सा, या तो मैं ठीक से, बट आई थिंक ठीक है। समझ तो आ गया है, मुझे मोटा मोटी समझ में आ गया है। ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं बाद में देखता हूँ। जी जी ठीक है भैया, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, आप बाद में भी पूछ सकते हैं, बीच में अगर आपको याद आता है तो कुछ, है ना। और या फिर लिख लिया करिए, और यदि बहुत ही आवश्यक लगे तो आप उस समय भी अपना हाथ उठा सकते हैं। भैया हम लोग रुक सकते हैं बीच में भी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बाद में हमारे अंदर से वो विचार चले जाते हैं, तो यदि आपको लगता है कि कोई जानने की इच्छा है तो आप उस समय भी हाथ उठा सकते हैं। तो और कोई किसी की और जिज्ञासा हो, प्रश्न हो? नमस्ते दीदी जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। आज की जो बात हुई उसमें मेरा एक बात पर बहुत ध्यान गया, वो मैं शेयर करना चाह रही थी। एक जो चीज अभी आज के पठन में बोली गई कि व्यवस्था में होना, जो व्यवस्था में होगा वही व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है। तो चूंकि हम व्यवस्थित नहीं है अभी तक, इसीलिए हम व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। तो इसलिए मुझे खुद को मतलब अभी ये लग रहा है कि
सबसे पहले मुझे खुद को व्यवस्था में होना है और इस पूरी व्यवस्था को समझना है ताकि मैं व्यवस्था में भागीदारी कर सकूं। मैं ठीक समझ पा रही हूँ दीदी जी? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। ऐसा ही है रश्मि बहन जी, है ना? जी दीदी जी। स्वयं में व्यवस्था ही बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। जी, तो ये बात मुझे जब आप लोग समझा रहे थे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत ऐसे अंदर तक कनेक्ट हुई, ऐसा मैं फील कर पा रही थी उस समय, इसलिए लगा कि मैं शेयर करूं। बहुत बढ़िया। जो भी किसी को और भी ऐसी कोई बात क्योंकि जो अभी लगता है हम कि लोग उसी चीज से परेशान होते रहते हैं कि हर तरफ अव्यवस्था दिखती है। तो जब हम अव्यवस्थाओं से परेशान होते हैं तो मतलब सिर्फ उलझे रहते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते और अपने आप में ही परेशान होते रहते हैं। तो अभी उस कनेक्शन में मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। ठीक बात है ना? मतलब स्वयं में व्यवस्था नहीं होती है तो अव्यवस्थाएं हमको शिकायतों की ओर लेके जाती है, और यदि स्वयं में व्यवस्था समझ में आती है तो जिम्मेदारियों की ओर लेके जाती है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग है ना? बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं रश्मि दीदी? जी दीदी जी, आ एकदम रही अच्छे है। से। जी हाँ, दीदी जी, चलिए बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी जी। ठीक है, और भी किसी को ऐसे कोई अच्छी बात समझ में आई हो वो भी अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, और अगर किसी को हाँ कुछ दीदी। पूछना हो तो हाँ। हाँ, मैं विजय, सभी को नमस्कार। आज ये जो पठन हुआ और मैं भी कल पढ़ा था, इससे मुझे बहुत चीज स्पष्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं भी पहले मेरी बात बोल रहा हूँ कि मैंने भी मतलब सब जगह देख लिया, सब जगह घूम लिया, मतलब खुश होने के लिए बहुत कुछ किया, मगर वो मजा नहीं आ रहा था। फिर ऐसा खोज था कि कहाँ से मजा आएगा, बहुत जगह गया, बहुत कुछ सुना। फिर यहाँ पे कभी ख्याल आया कि छोड़ छाड़ के जाऊं कहीं पे, वो नागा बाबा भी बन जाऊं, कहीं उधर बनारस चला जाऊं, ऐसा भी सोच आया था। बट ये अभी जो स्पष्ट हुआ और अच्छा भी लगा कि घर में बैठ के भी मेरी समझ अच्छी हो सकती है। और ये भी था ये कि कैसे सबको क्या? छोड़ के चले जाएं, सबको छोड़ के तो चले अब इसको जाएं। दिख जाएगा। और अब यहाँ से पता चला कि किसी को छोड़ने का जरूरत नहीं, सबके साथ रहते हुए भी हम लोग संपूर्ण हो सकते हैं और अच्छा भी लग सकता है और सब कुछ मजा भी आ सकता है। तो ये चीज बहुत स्पष्ट हुआ यहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया। ठीक बात है। ये जो मैं भी बता रही थी, हम ऐसी स्थिति होती थी कि जहाँ समस्या होती थी तो लगता था बस छोड़ो सब, ये सब झंझट से कब मुक्ति मिले, कब ये गृहस्थ और ये सब करने से। तो अभी इस आज के ही पठन में था कि समाधि की ये जो विरक्ति है ये हमको इस ओर ले जाती है कि हमको कुछ करने की इच्छा नहीं बाकी रहती है। तो एक्चुअल में कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है वहां, जबकि यहाँ पूरी जिम्मेदारी की बात है। बहुत सुंदर भैया। और कोई शेयरिंग, कोई प्रश्न? और एक चीज समझ आया दीदी, ये जो विज्ञान वाला, विज्ञान में मुझे जो समझ आया कि हम लोग आज तक प्रकृति का मतलब एक्सप्लोर ही करते रहे हैं विज्ञान में, और उसको कैसे हमारे सुविधा के लिए यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वही उसी का ज्यादा रिसर्च चल रहा है। और वो सब मानव के लिए मतलब सुविधा सुजोग के लिए है, और ज्यादा मानव को बचाने के लिए, और प्रकृति को इसलिए बचा रहे हैं कि मानव ही अच्छे से बच सके। और उसके बाद जो भी बच गया वो सब युद्ध के लिए, मानव और मानव के साथ हम लोग कैसे दूसरे मानव से बचेंगे और दूसरे देश से बचेंगे, उसी के लिए सारा विज्ञान लगा हुआ है। मेरा ऐसा मानना। ठीक, ठीक बात, बढ़िया। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, और यदि नहीं है तो भी यदि आप लोग बोलते हैं तो अपन इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, है ना? मेरे को लगता है
कोई प्रश्न नहीं है तो सुरेंद्र जी अपन अब पूरा भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। हाँ जी दीदी जी, कर सकते हैं, जी है ना, क्योंकि बात तो पूरी हो गई है। हाँ हाँ मुझे चैप्टर पे अभी मैं जब सब लोग भाई बहन शेयर कर रहे थे और जितना बढ़िया BR भैया ने इसको रखा, तो एक बार और ध्यान गया कि आदरणीय नागराज जी ने शुरुआत की कि ऐसी कामना, है ना, उद्गार उनसे प्रकट हुए कि भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। तो मैं बड़ा रोमांचित हो रहा था कि केवल यही बात नहीं की, इस चैप्टर के अंत तक उन्होंने ये कामना तो पहले से भी रही है मानव जाति में, लेकिन कैसे पूरी हो उसका भी रास्ता दे दिया है। दर्शन समझने का जो पूरी वस्तु है दर्शन के रूप में, और वाद के रूप में उसी वस्तु की जो व्याख्या है ना, वो भी रख दी है कि क्या सही है क्या गलत है। और फिर है ना, जो ये शास्त्र के रूप में गाइडलाइन भी दे दी है कि कैसे जीना है, कैसे उसको, है ना, जीने की गाइडलाइंस क्या है, मार्गदर्शन कैसे दिया है जीने के अर्थ में, और कैसे ये पूरा होगा उसके लिए योजनाएं भी दी हैं, जीवन विद्या योजना और मानव शिक्षा का मानवीकरण, और फिर हम कह रहे हैं कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो कामना भी है और उसके साथ साथ पूरा करने का पूरा सामग्री भी है और तरीका भी है। तो बढ़िया है, हमारे लिए यही बचता है कि हम इसको अच्छे से समझें और फिर अपने जीने में लाएं। तो बढ़िया बात है दीदी, बिहार भैया। हाँ भैया, बहुत बढ़िया, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग सब एक प्रश्न था, ये योजनाएं जो शुरू हुआ है, ये कैसे काम हो रहा है? और हमको क्या है, कभी कभी ये एंजाइटी रहता है कि ये कैसे जल्दी हो जाए परिवार में, पहले तो परिवार में कैसे जल्दी हो जाए, और फिर हमारा जो जहाँ पे रहते हैं उसी समाज में कैसे हो जाए, और वो जल्दी नहीं हो रहा है तो हमको थोड़ा उसका दुख भी हो। बढ़िया मुद्दा है। जब हमको ये समझ में आता है तो लगता ही है कि भाई ये सब चीजें जल्दी हो जाएं, सब तक पहुंच जाएं। तो करने वाले तो हम सभी हैं मिलकर, और आप भी इसमें जैसे ही समझेंगे तो शामिल हो ही जाते हैं स्वयं स्फूर्त विधि से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रश्मि दीदी ने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षण किया था कि जब हम व्यवस्था को समझते हैं तो स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। तो अभी तक समझने के अर्थ में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे ये कार्यक्रम है, परिचय शिविर लेने का काम देश भर में हो रहा है ना, हमारे बहुत सारे भाई बहन उसमें लगे हुए हैं। और फिर उसके लिए गहराई से इन पुस्तकों का जिनका अभी वर्णन हुआ, दर्शनवाद और शास्त्र, उनका अध्ययन भी होता है। अभी अछूटी में ही 6 महीने रहकर हमारे बहुत सारे भाई बहन करीब 30 से 35 उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये एक जीवन विद्या योजना के तहत कार्यक्रम है जिसमें परिचय शिविर लेना, अध्ययन बिंदु शिविर लेना, गोष्ठियां होना, है ना, और ये बात सब तक पहुंच जाए और हर मानव समझ पाए, एक कार्य है जो जिसमें प्रौढ़ भी शामिल है। दूसरा, शिक्षा का मानवीकरण के अर्थ में अभिभावक विद्यालय स्कूल चल ही रहा है रायपुर में, जिसमें बच्चे 1 से 5 तक और फिर छोटी में 6 से 8 तक का विद्यालय चल रहा है। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में फाउंडेशन के रूप में ये कोर्स बच्चों तक जा रहे हैं। अभी AICT ने भी इसको एक स्वीकार कर लिया है कि आज के समय में इंजीनियर्स को भी मूल्य की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। तो जगह जगह फाउंडेशन कोर्स के रूप में ये चल रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसको आगे भी मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ाया जा रहा है, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से शिक्षा का मानवीकरण भी चल रहा है। और जीवन विद्या योजना के रूप में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में हमारे बहुत सारे भाई बहन जो इसको समझ रहे हैं, इसके अनुसार जीने के प्रयास में लगे हुए हैं। मिलकर जगह जगह पर कैसे आवर्तनशील विधि से उत्पादन किया जाए, कैसे विनिमय किया जाए लाभ हानि मुक्त विधि से, और उसका भी प्रयास जारी है। और ये सब प्रयास साथ साथ में चल रहे हैं। तो इससे आश्वस्ति बनती है कि मानव समझता है। तो जल्दी ही हम जो उद्गार हैं आदरणीय नागराज जी की और हमारी भी जो मूल चाहना रही है कि हम सब सुखपूर्वक जिए इस धरती पर, वो पूरी हो सकती है। तो हम सब लगे हुए हैं और आप भी समझेंगे तो लगेंगे ही। हाँ जी, धन्यवाद।
बहुत बढ़िया भैया जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ। हम सब भी वापस जब पठन करते हैं तो निश्चित ही कोई ना कोई लाइन फिर वापस और अच्छे से चेहरे में जाती है। तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद और अपन फिर मिलते हैं अगले रविवार को। तब तक के लिए आगे के 10 पेज आप लोग फिर से पढ़ के आइएगा। कोशिश करिए कि 3 बार पढ़ सके हम, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ेंगे हमको खुद को भी कुछ चीजें समझ में आएगी, हमारे अंदर एक चित्रण बनेगा और इसके बाद जो जिज्ञासा निकल के आती है तो उसका जवाब हमारे भीतर जाता है। तो अपन फिर मिलते हैं अगले रविवार को। खूब खूब धन्यवाद के साथ सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते। 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 कोई भी और भी बात होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं।